आएगा व्हाट इज वैलेंसी, लास्ट ईयर पढ़ा था हम लोगों ने। इट इज कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू मेक बॉन्ड, है ना? यस सर। यस, इट इज कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट और एटम टू मेक बॉन्ड्स। जितनी वैलेंसी होगी उतने बॉन्ड्स बनेंगे, ठीक है। और अगर वैलेंसी की बात करें तो कल के दिन मैंने आपको ट्रेंड में लिखवा दिया था वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ में। तो हम लोग दो ट्रेंड देखने वाले हैं यहाँ। कौन कौन से? फर्स्ट वन अलोंग ग्रुप एंड अलोंग पीरियड। लिखते हैं पहला अलोंग ग्रुप, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्या होगा बेटा फ्रॉम टॉप टू बॉटम? हमारे एलिमेंट से कल मैंने टेबल बनवा दिया था, लेकिन मैं फिर से बना दे रहा हूं आप लोगों के लिए, शायद मिस हो गया हो। हमने एलिमेंट्स दिए थे कौन कौन से? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। इन सारे एलिमेंट्स की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आए थे? 1 सर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आए थे? 1 आए थे। 1 1 1 1 1 एंड 1। सो वैलेंसी भी कितनी आई थी? सबकी 1 ही आएगी ना? यस यस सर। ठीक है। इसका मतलब जब हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो हमें सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी कैसे मिलने वाली है? सेम। कैसे मिलेगी? सेम। देखते हैं अलोंग ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या आएगा? वैलेंसीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर सेम। क्या होगी? सेम होगी। आज चैप्टर जल्दी खत्म करेंगे, जल्दी जल्दी छुट्टी हो जाएगी, ठीक है। लिख लो, ऊपर से नीचे आने पर सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी, चाहे कोई भी ग्रुप हो, वैलेंसी क्या होगी? सेम। अगर कोई ग्रुप वेरिएबल वैलेंसी दिखाता है तो वो पूरा का पूरा ग्रुप ही वेरिएबल वैलेंसी दिखाएगा, वो भी सेम सेम। Completed sir. Completed? Good. सबका हो गया? यहाँ पर ज्यादा हो। यस सर। ठीक है, ऐसे साइड में जब टेबल बनाते हो साथ में लिख लेना सेम वैलेंसी। आपके पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आप रिवाइज करोगे ना साइड में बस इतना ही लिखना है, सेम वैलेंसी। गोइंग डाउन इन ग्रुप वी गेट ऑलवेज सेम वैलेंसी। अब बात करते हैं अलोंग पीरियड। अलोंग पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अलोंग पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और हमने यहां पर भी एक एग्जांपल लिया था सेकेंड पीरियड का। लेते हैं लिथियम। लिथियम के बाद आएगा बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ठीक है, अब यहां पर हमने देखा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, या फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेना तो यहां से ले लेते हैं। यह है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या आया था बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2 1
2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7 and 2 8. ठीक है, and so their valence electrons are, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो लास्ट नंबर्स होते हैं ये बताते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन? यहाँ 1, यहाँ होंगे 2, यहाँ होंगे 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए। एंड सो दैट देयर वैलेंसीज आर, या फिर सीधे सीधे वैलेंसीज क्या लिखते हैं, वैलेंसी। ये हो जाएगा यहाँ 1, 2, 3, 4 एंड इसके बाद में हम लोग वैलेंसी निकालते रहे कैसे, 8 - 5 कितनी होगी, 3, 2, 1 एंड 0। 3, 2, 1 एंड 0। कल भी बनाया था हमने इसको। आपने देखा यहाँ पर 1 से 4 तक क्या हो रहा है, इंक्रीज, एंड 4 से 0 तक डिक्रीज। ठीक है, इट मीन्स a long period from left to right, a long period from left to right, valency of elements, valencies of elements increases from 1 to 4 and then decreases from 4 to 0। पहले 1 से 4 तक बढ़ेगी और 4 के बाद में 4 से 0 तक के कम होगी। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो जल्दी से। कंप्लीट सर। कंप्लीट? नो सर। लिखो लिखो, बना लो। सर। हाँ बोलो। सर ये जो हाँ बोलो ना। वैलेंसी है वो सी से एन में डिक्रीज क्यों हो रही है? सी से एन में डिक्रीज क्यों हो रही है? देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से हो रही है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 के आगे देखो 5, 6, 7, 8। बेटा अब कोई भी एलिमेंट जब क्या करना चाहता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, क्या करना चाहता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, तो इन एलिमेंट्स के लिए, कार्बन के इस तरफ वाले एलिमेंट्स के लिए नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी होगी? नियॉन, है ना, नियॉन होगी। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, 2 8। तो ये क्या करते हैं, इसके जैसा बनना चाहेंगे। और अगर आपको नियॉन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहोगे। तो 2 5 से 2 8 बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी? 3 वैलेंसी आई 3। ठीक है, ऑक्सीजन को अगर 2 8 बनना है तो कैसा बनाना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए वैलेंसी आई 2। यहाँ पर एक और चाहिए, इसलिए आई 1, और इसको कुछ नहीं बनना इसलिए 0। ठीक है, निकालने के लिए तरीका भी है हमारे पास में, कैसा, 8 - 5 3, 8 - 6 2, और 8 - 7 1 एंड 8 - 8 0। जबकि 4 के इस तरफ ऐसा नहीं होता। क्या है, इन लोगों के लिए नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी होगी? हीलियम। ये बनना चाहेंगे किसके जैसा? हीलियम जैसा, जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 2। ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इसलिए एक वैलेंसी, 2 निकालेंगे तो 2 वैलेंसी, 3 निकालेंगे तो 3 वैलेंसी। ऐसे होता है। समझे? कंप्लीट सर। यस सर, कंप्लीट। ओके सर होने का है सर। हम लोग, अच्छा होने का है, ठीक करो। नेक्स्ट
मतलब कल तो संडे है, परसों के दिन आपका साइंस का टेस्ट है, अच्छे से तैयारी करना बेटा। ओके, कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं? सर ज्योमेट्री sir. का है परसों। परसों ज्योमेट्री का है, तो साइंस का कब है? सर ट्यूसडे को। ट्यूसडे को है, तो Tuesday को ट्यूसडे sir. के लिए। ओके ओके, ट्यूसडे के लिए तैयारी कर लो। यस सर। हाँ, अच्छी तैयारी करना, अच्छा पेपर देना। ओके, क्वेश्चन मतलब हम लोग को कौन से टेस्ट आ रहा है? ग्रेविटेशन आ रहा है और केमिकल इक्वेशन आ रहा है ना? ठीक, यस यस। हमारी बुक के मैक्सिमम बड़े बड़े चैप्टर्स तो लगभग सर हो हो गए। गया सर। एक चैप्टर का हो गया, अब छोटे छोटे चैप्टर्स ही हैं अधिकतर, ज्यादा बड़े बड़े चैप्टर्स नहीं है। यस एक ही चैप्टर बड़ा बचा हुआ है आपका, मैग्नेटिक इफेक्ट। फिर बाकी के छोटे छोटे जल्दी जल्दी हो जाएंगे। सर कार्बन कंपाउंड भी तो है सर बड़ा। हाँ, कार्बन कंपाउंड भी है बड़ा। अरे सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि आप लोग के सिलेबस से चीजें ज्यादा कट नहीं हुई है, सीबीएसई से भी है। सीबीएसई में क्या हुआ है, कार्बन कंपाउंड तो 80% कट कर दिया है, तो उसमें कुछ पढ़ाना ही नहीं पड़ता अब। सर इसमें भी थोड़ा सा ये है बताओ। ना सर। हाँ, इसमें भी तो कट हुआ है, आपके इससे भी कट हुआ है, और बहुत सारा पोर्शन कट हुआ है। बट अधिकतर डिड यू नो वाला पोर्शन जो होता है ना, बुक में लिखा होता है डिड यू नो, ठीक है, यूज यस योर ब्रेन पावर, कैन यू रिकॉल, ये सब कट हुआ है आपकी बुक से। यस खैर कोई बात नहीं, जितना भी कट हुआ है मैं देखूंगा, उसके बाद हिसाब से पढ़ा दूंगा। अभी लेकिन इस चैप्टर से तो कुछ भी कट नहीं हुआ था, तो इस चैप्टर को पूरा ही पढ़ना है, ठीक है। तो अभी देखो हमारे पास में अगला टॉपिक आ रहा है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज के लिए ट्रेंड देखना है हमको, तो ऑब्वियस सी बात है, किसी एटम के साइज के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेटा आप ये बताओ, एटम दिखता कैसा है, कैसा शेप है एटम, एटम का स्फेरिकल है ना? Yes. यस। अगर एटम स्फेरिकल है, तो एक स्फेयर के बारे में आप स्फेयर के साइज को कैसे बताओगे? ये स्फेयर इस साइज का है, कैसे बताओगे? इन टर्म्स ऑफ इट्स रेडियस और डायमीटर, है ना? इन टर्म्स ऑफ Yes इट्स sir. रेडियस और डायमीटर, है ना? सो अगर मुझे साइज के बारे में कमेंट करना है, तो मैं किसके बारे में कमेंट करूंगा? मैं कमेंट करूंगा उसकी रेडियस के बारे में। हम लोग एटम का साइज देखते हैं उसके रेडियस के टर्म में, देखेंगे साइज ऑफ एन एटम इज गिवन in terms of its radius, ठीक है, which is also known as atomic radius or atomic radii। एटॉमिक रेडियाई भी बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस भी बोलते हैं, ठीक है। तो एटम का साइज हम लोग देने वाले हैं एटम की रेडियस के टर्म में, और अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज एटॉमिक रेडियस। क्या होती है एटॉमिक रेडियस? किसी को याद है, लास्ट ईयर पढ़ा था हमने? इट इज डिस्टेंस बिटवीन, रेड इंक आ गई, इट इज डिस्टेंस बिटवीन, किस किस के बीच का डिस्टेंस होगा? न्यूक्लियस, बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ द एटम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस डायरेक्ट लिख देते हैं, न्यूक्लियस एंड outermost energy shell of the
एटम। क्या होती है एटॉमिक रेडियस? इट इज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट एनर्जी शेल ऑफ द एटम। Complete, sir. कंप्लीट? सबको ये समझ में आया ना क्या होती है एटॉमिक रेडियस? यस Yes, सर। sir. ओके, ठीक है। अगर एटॉमिक रेडियस समझ में आ गया तो हम लोग बात कर सकते हैं इस पर ट्रेंड्स की। ठीक है, तो बेटे जब भी मैं साइज की बात करूं और मैं एटॉमिक साइज की बात हो रही हो और अगर मैं एटॉमिक रेडियस की बात करने लगूं तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? क्योंकि हम लोग बात करेंगे एटॉमिक साइज की पर इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, और क्वेश्चन भी ऐसे ही आ सकता है, या तो रेडियस बोलेगा या तो साइज बोलेगा, पर आप बताओगे किसके टर्म में? रेडियस के ही टर्म में। और इन जनरल कभी कभार घुमाने के लिए अगर वो डायमीटर भी बोल दे तो भी हम लोग उसको क्लेरिफाई कर सकते हैं कि एटॉमिक डायमीटर भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन ग्रुप्स। इन ग्रुप्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इन ग्रुप्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, या फिर आप लिख सकते हो इन ग्रुप्स व्हेन, सॉरी ऐसे लिखेंगे, व्हेन गोइंग डाउन इन ग्रुप्स। ऐसा सेंटेंस फॉर्म हो सकता है, व्हेन गोइंग डाउन इन ग्रुप्स। तो एग्जांपल लेंगे हम लोग हमारे पहले ग्रुप का, देखो कैसे बनेगा। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड लास्ट फ्रेंशियम। अब बात Sir, करते हैं atomic size कि increase होगा ऊपर से नीचे। हाँ बिल्कुल इंक्रीज होगा, वही हम देख मतलब निकाल के देख लेते हैं कैसे हो रहा है, ठीक है? अभी बताओ तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? हाइड्रोजन का 1 1, लिथियम का 2 1, सोडियम का 2 1 2 8 1, 2 8 1 फिर आएगा 2 8 2 8 1, 8 1 2 8 2 8 8 8 18 1, है ना? देन यस 2 8 8 18 18 1, ठीक है? एंड देन 2 8 8 8 18 18 18 32 32 1। देखो लॉजिक क्या है इसको बार बार लिखने का? ये लॉजिक ये है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद हो जाए, क्योंकि आपको कम से कम जब भी ट्रेंड आएगा तो कोई ना कोई एग्जांपल लेना है। अगर आप एग्जांपल दिखाओगे तो नंबर कैच करना आसान हो जाता है, ठीक है? अभी देखो मैं आपको नंबर ऑफ शेल्स के अंदर सिखा रहा हूं, ध्यान देंगे बेटा। जैसे जैसे हम लोग पीरियड में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं क्या होता है? नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, और ये 7 पीरियड्स आपके नंबर ऑफ शेल्स को ही दिखाते हैं, ठीक है? KLMNOPQ, ठीक है? याद है ना KLMN से हम लोग एनर्जी शेल दिखा रहे थे। यहां पर देखेंगे हाइड्रोजन में कितने शेल दिख रहे हैं? 1, एक ही नंबर है। यहां पर देखेंगे 2 1 2, फिर देखेंगे 3 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ 5 आ रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5, यहाँ 6 हो गए 1 2 3 4 5 6, एंड देन यहाँ पर 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं। अगर सोचते हैं हम लोग कि ये आपका न्यूक्लियस है तो पहले क्या था? एक एनर्जी शेल था। दूसरे केस में आते ही क्या हुआ? नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर गया, देखो साइज बड़ा हो रहा है। तीसरे में न्यूक्लियस का पहला शेल, दूसरा शेल, फिर तीसरा शेल, साइज और बड़ा हुआ। चौथे के लिए और नीचे बनाना पड़ेगा, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल और ये चौथा शेल।
बेटा हमने 4 का ही बनाया है, आपको यहाँ पर दिखने लग गया होगा ट्रेंड को कि क्या हो रहा है जब हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, ठीक है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स। समझ में आया? ऊपर से नीचे जाने पर शेल्स बढ़ रही हैं और शेल्स के बढ़ने के कारण से न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, सो दैट एटम का साइज बढ़ रहा है। ठीक है, नोट डाउन कर लो। यस सर। कंप्लीट सर। कंप्लीट, गुड, कंप्लीट सर। नो वेरी सर। गुड। लिखो लिखो, कंप्लीटेड। जिसका नहीं हुआ लिख लो बेटा। कंप्लीट सर। कंप्लीट, गुड। कंप्लीट सर। गुड, सबका हो गया ना? चलो अब Yes, बात करते हैं इन पीरियड। हो गया ना? यस सर। अब बात करेंगे हम होने लोग का ही पीरियड्स सर। में। अच्छा, होने का है, लिखो। Completed sir. कंप्लीटेड, गुड। सर आप पेपर में इनर क्वेश्चन भी दोगे क्या? इनर क्वेश्चन, हाँ बेटा बिल्कुल देंगे। मैं तो भूल भी गया मैंने क्या क्वेश्चन दिए, दे चुका हूं मैं क्वेश्चन पहले। और देखो हम लोग ने सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की थी, तो उन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, जरूरी नहीं एक्सरसाइज के ही हो। यस। हो गया सर। हो गया, गुड। देखो लॉन्ग पीरियड बात करेंगे। हाँ बेटा बोलो। हो गया सर। हो गया ना? आज होप सो ये कंप्लीट हो जाए, क्योंकि नहीं हो पाएगा तो हमको एक वीक रुकना पड़ेगा इसको कंप्लीट करने। देखते हैं अलोंग पीरियड। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ की बात कर रहे हैं हम लोग। और हम लोग फिर से अगेन एक ही एग्जांपल पकड़ के चलेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर रहे और आपको एक्चुअली में इसको याद करवाना है। तो हमारा सेकंड ग्रुप पकड़ रहे हैं हम लोग। यहाँ पर क्या आएगा? लिथियम। हाइड्रोजन, लिथियम। सेकंड हाइड्रोजन कैसे आएगा? वो Sorry. फर्स्ट ग्रुप में, फर्स्ट पीरियड में बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड नियॉन। 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 ठीक है, यहां पर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो क्या आएगा? 2 1 2 2 2 3 2 4
25, 26, 27 और 28। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं बेटा हम लोग कि यहाँ पर सबके सब एलिमेंट्स में एक्चुअली नंबर ऑफ शेल्स तो 2 ही हैं, मतलब नंबर ऑफ शेल्स का इसमें कोई असर नहीं होने वाला है कि नहीं। 2 शेल 2 शेल 2 शेल 2 शेल 2 शेल, सबके सब में 2 ही शेल है। बट चेंज क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ में चेंज होता है हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो बात करूं अगर मैं इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की, तो सो ये अगर E बता रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड P बता रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्या बढ़ता जा रहा है बेटा, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ 3 प्रोटॉन होंगे, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन, 6 6 7 7 8 और 8 9 और 9 और ये 10 एंड 10। देखो वो क्या रहा है, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ने के लिए, अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए क्या है, 3 प्रोटॉन है ना। न्यूक्लियस में चार्ज बढ़ता जा रहा है ना। Yes, sir. 4 इलेक्ट्रॉन को पकड़ने के लिए अगेन 4 प्रोटॉन है, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6 बेटा। लेकिन देखो जैसे जैसे अंदर न्यूक्लियस के तरफ चार्ज बढ़ता जाएगा, चार्ज बढ़ता जाएगा, तो ये और स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा। ठीक है, आपको इसके लिए शायद अगर आपको याद हो 8th क्लास का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स याद है क्या, 8th Yes, क्लास में sir. हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक। यस अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिवली चार्ज है, और प्रोटॉन क्या है, Yes. पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, यस तो मैं बताऊं आपको एक फॉर्मूला छोटा सा, F is directly proportional to Q1 Q2 and inversely proportional to R square, where Q1 and Q2 are charged and R is your distance between the charges। R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। देखो क्या हो रहा है, आप Q1 पॉजिटिव चार्ज समझ लो या नेगेटिव चार्ज, आप Q1 और Q2 दोनों को लगातार बढ़ाते जा रहे हो, 6 6 7 7 8 8, तो बेटा इनका प्रोडक्ट भी बढ़ रहा होगा ना। Yes, sir. प्रोडक्ट बढ़ रहा होगा तो फोर्स बढ़ रहा होगा, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ, Yes, sir. और अगर फोर्स बढ़ रहा है तो बेटा आर पर क्या इफेक्ट होगा, आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम है, तो फोर्स और आर Sir, कैसा है, distance इनवर्सली कम हो प्रोपोर्शनल। जाएगा. यस, डिस्टेंस कम हो जाएगा, इसका मतलब एटम का साइज क्या हो रहा होगा, यहां से यहां डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, यस यस, यहाँ एक लाइन खींचेंगे नीचे, उसमें लिखोगे आप एटॉमिक साइज डिक्रीज यस डिक्रीजेस। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आता है वो एटॉमिक साइज पर ही आता है। ठीक है, किस पर आता है, एटॉमिक साइज पर ही आता है। क्यों, क्योंकि एटॉमिक साइज ही वो डिसाइडिंग फैक्टर है जो कि बाकी चीजों को डिसाइड करेगा, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कुछ भी हो, कौन डिसाइड करने वाला है, एटॉमिक साइज। ठीक है, तो लिखते हैं अलोंग पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, atomic size decreases due to या फिर because effective nuclear charge, increases। और न्यूक्लियर चार्ज क्यों इंक्रीज हुआ, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों इंक्रीज होगा, न्यूक्लियस में है ही क्या चार्ज वाला, प्रोटॉन ही तो है, न्यूट्रॉन पर चार्ज ही नहीं होता। ठीक है, सो एटॉमिक साइज डिक्रीजेस बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। सर कंप्लीट गुड। ये फॉर्मूला जो छोटा सा लिखाया है मैंने, इसको कहीं पे नोट में डाल देना बेटा। ठीक है, F is directly proportional to Q1 Q2 by R square, where Q1 and Q2 are charges and R is distance between the charged particles।
complete, sir. चलो एटॉमिक साइज कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में। और कुछ बचा है क्या? एक मिनट बेटा, बुक लिख लेते हैं आपकी। देखो हमने बात करी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दो पार्ट पढ़ लिए हमने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड एटॉमिक साइज। वैलेंसी भी हो गया, बचा है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर और ग्रेडेशन इन हैलोजन फैमिली। चलो स्टार्ट करते हैं मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। देखो अगर मैं मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात करूं तो क्या मुझे अभी आपको ये बताना पड़ेगा कि व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स? क्या हमें पता है या फिर मैं भी लिखवा दूं? हालांकि इस टॉपिक का हमारे टॉपिक से कोई लेना देना है नहीं, कोई लेना देना है नहीं, समझो इस बात को। हम लोगों को जो चैप्टर है ना बेटा बुक के लास्ट में, मेटलर्जी है, हमारी बुक में चैप्टर है मेटलर्जी। इसमें हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बहुत प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिजिकल एंड केमिकल। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि व्हाट आर मेटल्स एंड व्हाट आर नॉन मेटल्स। सब लोग सुनते जाओ, बाकी अगर आपको लगता है तो मैं रिकॉर्डिंग आपको और दे दूंगा। हमारे टॉपिक में जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो मेटल्स होते हैं ये हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। एंड नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स व्हिच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। क्या करते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे वो होंगे नॉन मेटल्स। कुछ समझे क्या? नॉन मेटल्स वो जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, मेटल्स वो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ठीक है, और फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी आपको थोड़ी बहुत तो शायद पता होगी। मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल मतलब दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। मेटल्स आर malleable, it means metals can be converted into thin sheets when hammered। जब इनको मारा जाता है, हिट किया जाता है, ठीक है, बीट किया जाता है, तो क्या होते हैं? थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ध्यान देंगे ये डक्टिलिटी एंड मैलिएबिलिटी ये प्रॉपर्टी है। जब किसी मेटल को हम लोग क्या करते हैं, फोर्सफुली थिन बनाने के लिए ट्राई करते हैं। आपको पिघलाकर या फिर मेल्ट करके ट्राई नहीं करना है। नहीं तो लोग बोलेंगे सर वायर तो नॉन मेटल का भी बनता है। हाँ बनता है, बट पिघलाकर नहीं, हमको क्या करना है, फोर्स अप्लाई करके बनाना है। थर्ड थिंग, सोनरस। मेटल्स आर सोनरस। सोनरस मतलब मेटल्स को जब हम लोग हिट करते हैं, जब भी हम लोग उसको हिट करते हैं तो उससे एक साउंड आता है, रिंगिंग साउंड। ठीक है, बहुत देर तक वाइब्रेट करता रहता है वो साउंड। इस टिपिकल साउंड को कुछ लोग मेटेलिक साउंड भी बोलते हैं। सो दिस काइंड ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स आर कॉल्ड मेटल्स। अगली बात, लस्टर। मेटल के पास एक अलग ही लस्टर होता है। लस्टर मीन्स शाइन। लस्टर मीन्स शाइन। मेटल्स कैसे होते हैं? शाइनी। मेटल्स कैसे होते हैं? शाइनी। ठीक है, कैसे शाइन होगा? मेटेलिक शाइन होगा। आपने देखा होगा अधिकतर मेटल्स का कलर एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड, एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड ग्रेइश टाइप का होता है। कॉपर एंड गोल्ड इसमें एक्सेप्शन है, एक का गोल्डन कलर है, एक का रेडिश ब्राउन कलर है। बाकी सबके सब प्योर मेटल्स का कलर कैसा होता है? ग्रेइश टाइप का होता है, ग्रेइश कलर होता है। किसी में थोड़ा ज्यादा ग्रे होगा, किसी में थोड़ा कम ग्रे होगा। आप एग्जांपल के लिए सिल्वर, प्लेटिनम और आयरन, एल्यूमिनियम को ले सकते हैं जो आपके सामने दिखते रहते हैं। सिल्वर का कलर कैसा है? ग्रे। आयरन का कलर कैसा है? डार्क ग्रे। एल्यूमिनियम का कलर अगेन सिल्वर जैसे के आसपास ही रहता है, बट शाइन में थोड़ा डिफरेंस आता है। एंड अगली बात किसकी, किसका नाम लिया था मैंने? और कॉपर। कॉपर का तो रेडिश रहता है कलर, रेडिश ब्राउन टाइप का। एंड गोल्ड का गोल्डन। ये सारे मेटल्स कैसे एक टिपिकल कलर लिए हुए हैं, है ना?
और इन पर एक अलग ही लस्टर होता है, आप देखोगे इसमें शाइन होता है बेटा, जबकि नॉन मेटल कैसे होते हैं, डल होते हैं अपीयरेंस में। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस हैं, बट वो अधिकतर मैक्सिमम केसेस में कैसे होते हैं, डल होते हैं देखने में। अब बात करते हैं हम लोग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। सो metals have generally क्या हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देयर आर सम अगेन एक्सेप्शंस आते हैं, जैसे कि मरकरी, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बिलो रूम टेम्परेचर होता है, सो दैट वो हमको रूम टेम्परेचर पे कैसे मिलेगी, लिक्विड फॉर्म में मिलेगी। अब बात करें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात में, तो बात करते हैं हम लोग कंडक्टिविटी की। So metals are generally good conductors of heat and electricity, and it depends metal to metal कि किसी मेटल की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी तो किसी की थोड़ी कम होगी, बट ये सबके सब क्या होंगे, कंडक्टर ही होंगे, बैड कंडक्टर नहीं होंगे। कैसे होंगे, कंडक्टर ही होंगे। देन कंडक्टिविटी की बात करें तो हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, क्या बच गया, और melting point, sonority, tensile and compressive strength. Metals have generally high tensile and compressive strength. So tensile strength क्या होती है, कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा? टेंसाइल स्ट्रेंथ ये वो स्ट्रेंथ है जब किसी मेटल को इस तरीके से फोर्स लगाते हैं ना, उसको बड़ा करने के लिए। सोचो ये मेटल की रॉड है और इसको आप फोर्स लगा रहे हो ऐसे बाहर की तरफ, इस तरफ से ही बाहर और इस तरफ से बाहर, आप चाहते हो इसको खींचना, ठीक है। तो ये मेटल क्या करता है, इस फोर्स को रजिस्ट करता है, इस स्ट्रेंथ को बोला जाता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। वहीं पर जब आप कंप्रेस करने के लिए ट्राई करोगे तो क्या करोगे, इसी मेटल रॉड को दोनों तरफ से अंदर की तरफ फोर्स लगाओगे, सो दैट कि इसका साइज कम हो जाए। इसके अगेंस्ट जब मेटल आपकी तरफ फोर्स लगाएगा, अपोजिट फोर्स लगाएगा, इसको बोलेंगे compressive strength, ठीक है। इट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी मेटल। अगली बात, मेटल्स जनरली किस स्टेट में मिलते हैं हमको, सॉलिड स्टेट में। मेटल्स आर जनरली सॉलिड, बट अगेन एक्सेप्शन आता है आपका कौन सा, मरकरी। देन मेटल्स आर जनरली स्ट्रॉन्ग, मेटल्स आर जनरली स्ट्रॉन्ग, बट अगेन हियर सम एक्सेप्शंस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल योर एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स मतलब सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ठीक है, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, ये सबके सब कैसे है, सॉफ्ट है नेचर में, इनको नॉर्मली एक नाइफ की हेल्प से कट किया जा सकता है, ठीक है। सो दीज आर सम फिजिकल प्रॉपर्टीज जो कि इस चैप्टर में हमारे से क्या है, इररिलेवेंट है, अभी हमको यहाँ पर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। जिस चीज का मतलब था वो तो मेरा पहला सेंटेंस, क्या कि मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स वो होते हैं जो कि क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेट, यस, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और नॉन मेटल्स वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। Yes. ये यस सर, ठीक है, चलो स्टार्ट करें। यस सर। खड़ी डालते हैं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। दोनों एक साथ ही बता दूं कि अलग अलग कर दें? अलग अलग, अलग अलग कर दें, ठीक है। यस। मेटेलिक कैरेक्टर, अभी आप बोल रहे हो, लेकिन ना जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप बोलोगे सर एक ही बता दो, क्योंकि समझ में आ जाएगा दोनों एक ही साथ में, एक ही बार में। देखना, मेटेलिक कैरेक्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल, मेटेलिक कैरेक्टर के बाद क्या बोलोगे, मेटल्स के बारे में लिख लेते हैं एक चीज हम यहाँ पर, व्हाट आर मेटल्स, ताकि हमको पता तो चले कि कैसे मेटल कैरेक्टर बढ़ रहा है या कम हो रहा है। व्हाट आर मेटल्स, मेटल्स आर एलिमेंट्स, metals are elements which donate, which donates, which have tendency of
tendency of donating electrons and gain positive charge। यहीं पर एक और कॉन्सेप्ट इमर्ज होकर आता है हमारा, जिसका नाम है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। नाम है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। क्या होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, देखते हैं। द टेंडेंसी of an element to lose electron and gain positive charge। The tendency of an element to lose an electron and gain positive charge is called electropositivity। ठीक इसका अपोजिट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, बढ़ेंगे उसके बारे में। अभी ये दोनों चीज समझ में आई क्या आप लोगों को? The tendency of an element to lose an electron and gain positive charge is called electropositivity। और ये टेंडेंसी किसमें होगी? मेटल्स में, क्योंकि मेटल्स भी क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या लूज करते हैं और पॉजिटिव चार्ज गेन करते हैं। हो गया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, लिखो जल्दी लिखो। हो गया सर। हो गया? ओके, देखते हैं। अब लिखते हैं इसके ट्रेंड्स। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग ग्रुप के बारे में। अलोंग ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अलोंग ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ की बात कर रहे हैं। और हम लोग पहला बार ग्रुप लेंगे, फर्स्ट ग्रुप कौन सा होगा? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। देखो यहां पर हम लोगों को कुछ बातें पता चल गई हैं। क्या क्या? सबकी वैलेंसी तो सेम है। सबकी वैलेंसी कैसी है? सेम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम है। और इस ऊपर से नीचे अगर हम लोग देखें तो एटॉमिक साइज का क्या रोल कॉल है? ऊपर से नीचे एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है तो आपका जो न्यूक्लियस है उससे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा होगा? इंक्रीज हो रहा होगा, है ना? ज्यादा बढ़ रहा होगा ना? Yes, sir. न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। और अगर ये डिस्टेंस बढ़ रहा है तो मैंने जो फॉर्मूला आपको बताया था अभी अभी, F इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, इसके हिसाब से फोर्स क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा। न्यूक्लियस की तरफ से जो पॉजिटिव चार्ज के कारण, यानी प्रोटॉन्स के कारण से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स है, वो उस इलेक्ट्रॉन पे क्या हो रहा होगा बेटा? कम लग रहा होगा ना? डिस्टेंस ज्यादा है, फोर्स कम लग रहा है। अगर फोर्स कम है तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना ज्यादा आसान होगा। Yes, sir. Yes, sir. है ना? अगर डिस्टेंस ज्यादा है, फोर्स कम है, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान होगा। और जब
अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान है तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा या घटेगा? मेटेलिक कैरेक्टर क्या है? इलेक्ट्रॉन को निकालना, जो जल्दी आराम से आसानी से निकालेगा वो अच्छा मेटल होगा, है ना? सो दैट अगर ऊपर से नीचे की तरफ हम आते हैं तो ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स डिक्रीज होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा? डिक्रीज होगा। फोर्स कम हो गया मतलब इलेक्ट्रॉन इजीली निकलेगा। इलेक्ट्रॉन इजीली निकलेगा इसका मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी। बेटा इलेक्ट्रॉन अगर आराम से निकल सकता है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नीचे की तरफ बढ़ेगी ना? इलेक्ट्रॉन इजीली Yes. निकल सकता है। Yes. यस सर। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नीचे की तरफ बढ़ रही है तो मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होगा? बढ़ेगा। Yes. Yes. यस, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। बेटा ये ऐसा नहीं किसी मेटल्स में काम करेगा, नॉन मेटल्स में भी काम करेगा, ठीक है? चाहे आप कोई भी ग्रुप ले लो उसमें ये सब चीजें लागू होगी, काम करेंगी, ठीक है? तो when we going down in group, metallic character increases due to increase in electropositivity of elements, ठीक है? Because effective nuclear force between the nucleus and electron decreases, ठीक है? क्यों डिक्रीज कर रहा है? Because atomic size increases due to increase in valence shell, due to increase in valence shells। सारी चीजों का आपको आंसर मिल गया है। मेटेलिक कैरेक्टर क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ी। क्यों बढ़ी? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हुआ। क्यों कम हुआ? क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो गया। एटॉमिक साइज क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, ठीक है? यस। Complete, sir. कंप्लीट। अच्छा ये बताओ सबको समझ में आया ना? अच्छे से आ गया? यस सर। यस सर। Yes, sir. गुड। चलो अब बात करते हैं हम लोग अलोंग पीरियड। सर प्लीज एक बार वो हम्म। पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते वक्त वो उनके रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो बता दीजिए ना सर। फिर से अभी रिपीट करेंगे ना, फिर से बताते हैं, ठीक है? पीरियड में ना लेफ्ट से राइट लिखते हैं। Yes. अलोंग पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखो हम लोग देख रहे थे अभी एक पीरियड दिया था हमने, हम लोग हर बार एक ही पीरियड लेके चल रहे हैं, उसी पीरियड को वापस लूंगा मैं। कौन सा पीरियड था? सेकेंड पीरियड, ठीक है? इन अवर सेकेंड पीरियड सबसे पहला एलिमेंट है आपका लिथियम, देन बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ठीक है? हमने देखा था इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, या फिर कहूं कि एटॉमिक नंबर। आप लिख लो यहाँ एटॉमिक नंबर। क्या था एटॉमिक नंबर बेटा? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, so that their electronic configuration is कितना आएगा? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 and 28। देखो यहां पर सिर्फ दो ही शेल हैं। कितने शेल हैं? दो ही शेल हैं। यहां पर भी दो हैं, यहां पर भी दो हैं, यहां पर भी दो हैं। सो एटॉमिक साइज शेल के कारण तो बढ़ने या घटने से रहा, ठीक है? ये इस पर जो एटॉमिक साइज पर इफेक्ट आ रहा है वो आ रहा है किसके कारण से? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण, जो कि कौन बता रहा है आपको? एटॉमिक नंबर।
अगर लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इसका मतलब ये क्या इंडिकेट करता है कि इसका एटॉमिक नंबर यानी इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे 3 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होंगे 3। मानते हो? जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों बढ़ते जा रहे हैं। 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 एंड 10 10। ठीक है, जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों बढ़ रहे हैं। अगर दोनों बढ़ते जाएंगे तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसके कारण होगा? प्रोटॉन के कारण, क्योंकि प्रोटॉन का नंबर बढ़ता जा रहा है। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को और भी फोर्सफुली अपने तरफ खींचेगा, और अगर अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा? एटम का साइज कम होगा, एटम का साइज कम होगा। सो दैट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस व्हेन वी ग्रो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। समझे क्या? यस सर। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं Yes, sir. लेफ्ट टू राइट क्या हुआ? एटॉमिक साइज डिक्रीज हुआ। अब देखो, अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है ना? न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है। अगर डिस्टेंस कम होगा, अगर डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मुश्किल होगा या आसान होगा? मुश्किल होगा सर। मुश्किल होगा। यस, मुश्किल होगा। इसका मतलब आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होगी? डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी डिक्रीजेस। क्यों हो रही है डिक्रीज? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ना? इधर से उधर जाने में न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। अगर पॉजिटिविटी बढ़ रही है, सॉरी घट रही है, एटॉमिक साइज घट रहा है, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो गया है, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा। मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। कंप्लीट समझ सर। गए? कंप्लीट? समझे कि नहीं समझे? यस सर। ओके, गुड, वेरी गुड। इसका मतलब मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा व्हेन वी गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। अब यार, अगर इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, इलेक्ट्रॉन लेना आसान होगा क्या? नो सर। क्यों नहीं होगा? इलेक्ट्रॉन लेना तो आसान होगा ना। इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल है, लेना तो आसान है। निकालना मुश्किल है। यहाँ पे तो क्रेविंग है इलेक्ट्रॉन की। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है ना, वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। चार्ज बढ़ गया है, वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन लेगा। चलो समझते हैं अभी आगे। थोड़ा बहुत बच गया। थोड़ा सा टॉपिक रह जाएगा आज के दिन, कोई बात नहीं बेटा। नेक्स्ट क्लास में या फिर देखते हैं, हम लोग एक आध कोई एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे और इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बच गया, ग्रेडेशन बच गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच गई, और क्या बच गया?
कुछ और बचा है? हाँ, कुछ टिपिकल क्वेश्चंस, आयंस का एटॉमिक साइज कंपेयर करना आपको सिखाना है, ताकि अगर आप लोग को कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना हो तो उसमें वो काम आए। ठीक है, हम लोग आयंस का एटॉमिक साइज निकालना भी सीखेंगे। ठीक है, लास्ट ईयर एक्चुअली मैं एनटीएससी में आ गया था, पता नहीं इस साल होगी कि नहीं होगी, बट अगर हुई या फिर आप ओलंपियाड अगर देते हो तो उसमें ये आपको काम आएगा। ठीक है, चल आज स्टॉप यहीं करेंगे बेटा, हम लोग आगे पढ़ेंगे फिर बाद में।